Hi students, so we met again. Very good evening to all of you. Students, क्या देख रहे थे लास्ट क्लास में? आप बोलोगे मैम जो भी देख रहे थे बहुत बोरिंग चल रहा है. आई नो लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो यूनिट है बेटा आपकी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है. आप ये मान लो कि आपकी इस यूनिट के जो 4 चैप्टर्स आते हैं ना, इन चारों चैप्टर्स को मिलाकर 10 से 15 क्वेश्चंस तो आपके नीट में आते हैं. आप ये मानो अगर आपने यूनिट पक्की कर ली और 15 में से 13 क्वेश्चन भी आपको वहां आ गए, नेगेटिव में आपने 2 छोड़ दिए, तो 13 क्वेश्चन तो वैसे ही आपके हो गए. मतलब कठिन यूनिट आपने बहुत इजीली क्रॉस कर ली. आपको कुछ भी नहीं करना है. अगर आप रेगुलर घर पे जाके पढ़ रहे हो तो आपको ये यूनिट बोरिंग नहीं लगेगी. ये यूनिट बोरिंग और टफ उस दिन लगती है जब आप पे क्या बर्डन पड़ता है ना, अरे बाप रे इतने सारे नाम, इतनी थ्योरी. लेकिन अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो घर पे जाकर और लिंक बिठा रहे हो कि ओके आई हैव कंप्लीटेड मोनेरा, अब मेरा प्रोटिस्टा है, तो अगर आपको मोनेरा रिवाइज रहेगा तो ऑब्वियसली मैं प्रोटिस्टा पढ़ाऊंगी तो कहीं ना कहीं मोनेरा के कैरेक्टर्स आएंगे, तो आप क्या खुद ही अपने दिमाग में लिंकिंग बिठा लोगे. लेकिन अगर आपने मोनेरा नहीं पढ़ा या रिवाइज नहीं किया तो आपको प्रोटिस्टा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और कठिन लगेगा. क्योंकि इनिशियली तो आप लोगों की पहली बार 11th कठिन तो है ही, लेकिन अगर आप किसी चीज को बार बार रिवाइज करोगे तो इट विल बिकम डेफिनेटली इजियर फॉर एवरीवन. ठीक है स्टूडेंट्स, पीछे बच्चों सबको समझ आ रहा है, मेरी आवाज क्लियर है? ठीक है, चलो वेरी गुड. बच्चे मेरे क्लास में सारे अच्छे हैं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, सब बच्चे मेरे लिए बराबर है. सिर्फ आप लोग पढ़ाई करिए और अपना सिलेक्शन नीट में पक्का कर लीजिए. ठीक है, हम लोग कौन सा चैप्टर देख रहे थे? क्लास 11th का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है, लिख नहीं रही हूं, जस्ट आई एम राइटिंग द क्लास. लास्ट टाइम हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ा था. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने पहला किंगडम मोनेरा देख लिया था. देखो कोई भी अगर किंगडम पढ़ना है, इजी वे में पढ़ना है तो उसे क्लासिफाई कर दो, कैरेक्टर्स को लेके क्लासिफाई कर दो. पहला उसका सेल टाइप पढ़ लो, फिर उसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लो, फिर उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लो, रिप्रोडक्शन पढ़ लो, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पढ़ लो, हैबिटेट पढ़ लो, खत्म. ठीक है, तो मोनेरा में मैंने आपको ओवरऑल जनरल व्यू दिया था, एक रिप्रोडक्शन का टॉपिक नहीं बता पाई थी. रिप्रोडक्शन में अगर सिर्फ मोनेरा के जनरल ओवरव्यू की बात करें तो मोनेरा एसेक्सुअल तो बहुत ही कॉमन मोड है भाई. एसेक्सुअल तो करेंगे क्योंकि प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं. सेक्सुअल तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एज सच कोई गैमीट का फॉर्मेशन नहीं है, एज सच कोई सेक्स ऑर्गन्स नहीं, तो देयर इज नो क्रॉसिंग. पर फिर भी कहीं कहीं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है. इसको डीप में हम लोग जब नीट का पढ़ेंगे तब देखेंगे. अभी हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी का देख रहे हैं, तो वी आर डीलिंग ओनली विद द एनसीईआरटी, सिर्फ इसको समझ रहे हैं. अदर देन टॉपिक्स जो नीट के आएंगे वो नीट के कोर्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे. ठीक है, इन सम यूजुअली. ठीक है, अब देखो आपके मोनेरा ग्रुप में कौन से ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आर्कीबैक्टीरिया या आर्चीबैक्टीरिया या फिर यू बैक्टीरिया. ठीक है, सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है? आर्कीबैक्टीरिया के बारे में. आप बोलोगे मैम आपने एक साइनोबैक्टीरिया भी बताया था, वो आपके यू बैक्टीरिया में ही इंक्लूडेड है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? आर्कीबैक्टीरिया. आर्कीबैक्टीरिया किसका मेंबर है? अगर हम लोग एक जनरल आइडिया लें, देखो अगर हमने मोनेरा में जनरल आइडिया ले लिया है तो उसी पॉइंट को हम लोग हर बार ऑर्गेनिज्म में नहीं लेंगे, हम लोग सिर्फ उसके कुछ डिफरेंट पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे. शॉर्ट में लिखते हैं इंक्लूडेड इन मोनेरा. अब जो आर्कीबैक्टीरिया है, मोनेरा में भी जो सोल मेंबर्स हैं बैक्टीरिया, उसमें भी ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत ज्यादा प्रिमिटिव हैं या बहुत ही वेरी फर्स्ट टाइम आए, वो कौन से हैं? आर्कीबैक्टीरिया. अगर मोनेरा में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हर टाइप के इन्वायरमेंट में रहते हैं, भाई देखा जाए तो आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को अगर कंपैरेटिवली स्टडी करें तो आर्कीबैक्टीरिया बहुत ही इनिशियल टाइप के बैक्टीरिया हैं जो बहुत ही जल्दी आ गए, बहुत ही इनिशियल टाइम पे जिन्होंने जन्म ले लिया. यू बैक्टीरिया आधुनिक टाइप के बैक्टीरिया है, आज के बैक्टीरिया हैं, दे आर ट्रू बैक्टीरिया. आज के बैक्टीरिया बीमारी भी फैला सकते हैं,
इकोनॉमिक यूज भी करते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पस से भी यूज होते हैं और मैनकाइंड के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इसलिए ये लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस यू बैक्टीरिया पे करते हैं, ट्रू बैक्टीरिया जो आज के बैक्टीरिया हैं। ठीक है, अब ये तो कंपैरिजन हो गया कि आर्की बैक्टीरिया आर द प्रिमिटिव वेरी फर्स्ट अपीयरिंग और यू बैक्टीरिया जो उसके बाद और ज्यादा डेवलप्ड फॉर्म में है। मतलब बैक्टीरिया के दो ग्रुप में आर्की बैक्टीरिया थोड़ी लेस डेवलप्ड है और यू बैक्टीरिया मोर डेवलप्ड है। ठीक है, लेस डेवलप्ड, मोस्ट प्रिमिटिव वंस, प्रिमिटिव मतलब जो बहुत ज्यादा पहले आ गए, बहुत ज्यादा इनिशियली आ गए। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब देखो इनका तो सेल टाइप क्या होगा, वही प्रोकैरियोटिक सेलुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। रिप्रोडक्शन में भी मेनली ये एसेक्सुअली करेंगे, क्योंकि उस टाइम की अगर हम बहुत देखो मोनेरा में भी इनिशियली में भी आर्की बैक्टीरिया तो सेक्सुअली मोस्टली नहीं आते हैं, मोस्टली एसेक्सुअली होंगे। जो कैरेक्टर पहले लिखे हुए हैं उन्हें नहीं बताऊंगी, नया बताऊंगी कुछ। ठीक है, अब बात आती है मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है, हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक। बात आती है हैबिटेट की, यहां पर लिखती हूं स्टूडेंट्स हैबिटेट। ठीक है, दे कैन सर्वाइव इन द मोस्ट सिवियर कंडीशंस। सबसे बैड कंडीशंस में अगर कोई बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाते हैं तो वो है आर्की बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं, हेलोफिल्स होते हैं। हेलोफिल्स का मतलब क्या होता है, फिल का मतलब होता है लविंग और हेलो का मतलब होता है सॉल्ट। ठीक है, तो फाउंड इन सॉल्टी मार्शी एरियाज, बहुत ज्यादा नमक वाले एरियाज में, बहुत ज्यादा दलदल वाले एरियाज में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। दूसरी बात, ये थर्मो एसिडोफिल्स होते हैं। ये थर्मो एसिडोफिल्स होते हैं। थर्मो मतलब हीट, एसिड मतलब पीएच बहुत नीचे है, एसिडिक पीएच है, और फिल्स मतलब लविंग, मतलब ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहां बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट है, मतलब लेस देन 2 pH के नीचे भी ये पाए जाते हैं। तो in hot and acidic environment, in hot and acidic environment, in hot and acidic environment। अब ये एक और जगह पे पाए जाते हैं, सिर्फ दलदली एरियाज, ज्यादा सॉल्टी नहीं, मार्शी एरियाज। मार्शी मतलब गीला, दलदली एरिया। ठीक है, जहां पर आपका पैर खुद धंसा जाता है, वहां पर आपको लॉट्स ऑफ बैक्टीरियाज मिलेंगे। ठीक है, एक पाया जाता है ये आपके जैसे मार्शी एरियाज में। इनका काम क्या है, देखो हेलोफिल्स में तो जहां पर बहुत ज्यादा सॉल्ट है वहां पर रहेंगे। थर्मो एसिडोफिल्स में क्या है, जहां हॉट एंड एसिडिक इन्वायरमेंट है, पीएच इवन लेस देन 2 चला जाता है। 2 तो है, 2 से नीचे जाने पर भी ये सर्वाइव कर लेंगे। ठीक है, मार्शी एरियाज में जहां दलदली एरिया होते हैं और ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, यहां पर इनका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, मार्शी एरियाज में ये मीथेनोजन्स बन जाते हैं। मीथेनोजन्स मतलब मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज, जन मतलब प्रोड्यूसिंग, मीथेन मतलब मीथेन गैस CH4। याद है आपको, मीथेन गैस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इन्वायरमेंट के लिए, बिकॉज इट इज वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस। आपके इन्वायरमेंट पे मीथेन रहती है। ठीक है, तो मार्शी एरियाज में ये मीथेनोजन्स बन जाते हैं। ये क्या बन जाते हैं, मीथेनोजन्स, मीथेन प्रोड्यूसर। ठीक है, मतलब ये जो आर्की बैक्टीरिया हैं ये ओवरऑल मीथेन प्रोड्यूसिंग होते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली मार्शी एरियाज में मीथेन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। दूसरे ये कहाँ पाए जाते हैं, देखो ये तो क्या था, एक नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है। अब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी पाए जाते हैं। आपके जो आर्की बैक्टीरिया हैं वो आपके जो काऊ का कंपाउंड स्टमक होता है ना भाई, काऊ का स्टमक क्या होता है, कंपाउंड होता है, बहुत सारी पार्ट से मिलके बनता है। अभी आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ोगे, जैसे
र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम। तो आपका जो काऊ का स्टमक है, जो काऊ का पेट है, वो बहुत बड़ा है और 4 भागों में विभाजित है, इसलिए काऊ के स्टमक को कंपाउंड स्टमक बोलते हैं। उस स्टमक के अंदर ये बैक्टीरिया पाया जाता है। काम का क्या है, देखो, दिस बैक्टीरिया यूज्ड इन या हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। गाय क्या खाती है, घास खाती है। घास प्लांट है, प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। तो सेलुलोज को पचाने के लिए देयर इज समथिंग, कोई ऐसा इंजाइम होना चाहिए। तो आपके गाय के स्टमक में आर्की बैक्टीरिया रहते हैं, वो कुछ इंजाइम्स को रिलीज करते हैं, नाम नहीं जानना इंजाइम्स का। वो इंजाइम जब रिलीज होते हैं, मतलब ओवरऑल आर्की बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल इन डाइजेस्टिंग द सेलुलोज बाय द काउ इन हिज और हर स्टमक। ठीक है, अब काऊ के, जैसे काऊ ने खाना खाया, उसका सेलुलोज पचा, उसने काऊ डंग करा, उसने वेस्ट मटेरियल को निकाल दिया। तो काऊ के डंग में क्या है, आर्की बैक्टीरिया। काऊ के डंग में क्या है, आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, इसलिए काऊ का डंग मीथेन गैस प्रोड्यूस करने के काम आता है। गोबर गैस प्लांट होता है, उसमें आप गाय का गोबर यूज करते हो, तो वहां पर जो रिजल्टिंग गैस होती है वो मीथेन होती है। क्यों? क्योंकि आपके पास कहीं ना कहीं अगर गाय के स्टमक में आर्की बैक्टीरिया है और वो कोई काम कर रहा है डाइजेशन से रिलेटेड, तो जब गाय अपने एनस से आपका काऊ डंग वेस्ट मटेरियल गोबर निकालेगी, तो उसमें भी आर्की बैक्टीरिया आएंगे। एंड यू कैन यूज दैट गोबर दैट इज फुल ऑफ आर्की बैक्टीरिया इन प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया आर मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया आर मीथेनोजेंस। ठीक है, तो क्या कह सकती हूं, प्रेजेंट इन काउस कंपाउंड स्टमक, ठीक है, helpful in digestion of cellulose। ठीक है, काउ डंग rich in archaebacteria, cow dung rich in archaebacteria used in gobar gas plant for methane production। For methane production। For methane production। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आप लोगों को समझ में आई, क्लियर हुई। अब देखो, आर्की बैक्टीरिया में आपके एनसीईआरटी के हिसाब से इतना पढ़ना सफिशिएंट है, सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। अगर आप और ज्यादा डीप पे जाओगे, सेल वॉल किसकी बनी हुई है भाई, ओवरऑल अगर मोनेरास की सेल वॉल नॉन सेलुलोसिक है तो उसके मेंबर्स की सेल वॉल भी क्या होगी, नॉन सेलुलोसिक। कहीं कहीं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट या फिर आपको एक्सेप्शंस मिल सकते हैं, इसलिए ओवरऑल मोनेरा के पॉइंट सारे बैक्टीरियाज पे चलेंगे, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वी आर डिस्कसिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, शुड आई रब दिस? अब हम लोग किसकी बात करेंगे, अब हम लोग आर्की बैक्टीरिया के बाद थोड़े और मोर इवॉल्व्ड। क्यों इवॉल्व्ड हुए? बिकॉज वी आर कंसिडरिंग वन ऑफ द कैरेक्टर ऑल्सो दैट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो आर्की बैक्टीरिया से थोड़े और डेवलप्ड बैक्टीरिया किसमें कूद गए, यू बैक्टीरिया में। तो यू बैक्टीरिया को अगर हम डिस्कस करें, eubacterias are the true bacterias। eubacterias are the true bacteria। ठीक है, अब यू बैक्टीरिया क्या है, आज के बैक्टीरिया है, वेल डिफाइंड मॉडर्न बैक्टीरिया है, जो कि ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि ह्यूमंस के लिए यूजफुल है। और जो चीज ह्यूमंस के लिए यूजफुल होती है, दैट इज ह्यूमन इज द मोस्ट पावरफुल क्रिएचर ऑफ दिस अर्थ। ह्यूमंस उसे बहुत अच्छे से यूज करते हैं। ठीक है, ह्यूमंस को उनसे प्यार होता है क्योंकि वो उनके लिए हेल्पफुल हैं, उनके काम को बना रहे हैं। तो आज के क्या है, ये डेवलप्ड एंड मॉडर्न बैक्टीरिया है, डेवलप्ड एंड मॉडर्न बैक्टीरिया।
डेवलप्ड एंड मॉडर्न बैक्टीरिया। अब दूसरी बात क्या है, यू बैक्टीरिया तो क्या है, एक तरीके का ब्रॉड ग्रुप हो गया कि दीज आर द ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, यू बैक्टीरिया के अंदर हम लोग साइनोबैक्टीरिया देखेंगे। यू बैक्टीरिया के हम लोग साइनोबैक्टीरिया देखेंगे। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीजीए। क्या बोलते हैं, बीजीए। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी दैट इज बीजीए। अब सबसे पहले क्या है, यू बैक्टीरिया में क्या पढ़ना है, साइनोबैक्टीरिया। तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करो। सेल टाइप, सेल टाइप क्या होगा, प्रोकैरियोटिक। सेल टाइप क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भाई थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो लिखना है ना, आपको अगर 11th पास करनी, यू हैव टू राइट द थ्योरी। ठीक है, समझ लो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन साइनोबैक्टीरिया, लिख डालो। मैं गारंटी लेती हूं आपका एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काटेगा। वो क्यों नहीं काटेगा, बिल्कुल सही से लिखो। अगर आपको कोई चीज याद नहीं आ रही आप छोड़ दो, मत लिखो, पर गलत मत लिखो। गलत लिखोगे वो मार्क्स काटेगा, वो समझ जाएगा मनगढ़ंत लिख रही है लड़का लड़की, इसको नहीं आता। आप सही लिखो, सटीक लिखो, भले ही थोड़ा कम लिखो, अच्छी सी हैंडराइटिंग में लिखो, सारे पॉइंट्स बनाओ। पॉइंट्स में लिखोगे तो अट्रैक्टिव फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होगा, एग्जामिनर आपके मिनिमम से मिनिमम मार्क्स काटेगा। ठीक है, और अगर अच्छे मूड से चेक करेगा तो अच्छे मार्क्स दे देगा। ठीक है, अब क्या है, अगर इसकी देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसकी आपको बॉडी को जरूर देखना है, साइज एंड शेप को जरूर देखना है, क्योंकि जो आपको दिख रहा है वही आप देख रहे हो, वही आप समझ रहे हो और वही आप बोल रहे हो। ठीक है, तो एक्चुअली जो आपके साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में हम अगर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो कि जनरली फिलामेंटस होती है। फिलामेंटस मतलब ऐसी लंबी इलोंगेटेड टेपरिंग होती है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं जैसे नॉस्टॉक, या चलो एग्जाम्पल भी बाद में ले लेते हैं। जनरली साइनोबैक्टीरिया के और चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, और चीजों के बारे में स्टडी करें तो किस तरीके से कह सकते हैं कि भाई प्रोकैरियोट होते हैं, न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड, इट इज इवन नॉट बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, सेलुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्लस्टर्स ऑफ सेल हैं, बट स्टिल नॉट सो मच डिविजन ऑफ लेबर इज देयर, या कोई एक सिंगल सेल सारा काम कर रहा है, मतलब इवन यूनिसेलुलर से भी नीचे का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उसके बाद साइज एंड शेप की बात करूं तो साइज एंड शेप को लेकर मैं एक ऑर्गेनिज्म को रेफरेंस में मानूंगी, जिसको मैंने आपको बताया था कि ब्लू ग्रीन एल्गी में एक एग्जांपल आएगा साइनोबैक्टीरिया में, फिलामेंटस एल्गी, जिसका नाम क्या है, नॉस्टॉक, जिसका नाम क्या है, नॉस्टॉक। ठीक है, लिख नहीं रही हूं पर उसको रेफरेंस बना के ही बता रही हूं। जनरली इसकी साइज एंड शेप कैसी होती है, फिलामेंटस, मतलब यू बैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में भी एक रेफरेंस लिया कि जनरली जो भी साइनोबैक्टीरियाज होंगे वो ऐसे ही आपको नजर आएंगे। ठीक है, फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस के साथ साथ ये तो साइज एंड शेप की बात हो गई, जनरली कॉलोनी में ज्यादा रहते हैं, सिंगली नहीं रहकर ये लोग कॉलोनी में, ग्रुप में, झुंड में ज्यादा रहते हैं, कॉलोनियल इन नेचर। कॉलोनियल इन नेचर। और साइज एंड शेप देख ली, जो जो भी मॉर्फोलॉजी आपको पहले दिखती है ना, आप तुरंत सोचो, लिख डालो। हैबिटेट, कहां कहां रह सकता है, जमीन पे भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है, पानी में भी, खारे पानी में भी रह सकता है, साफ पानी में भी रह सकता है। तो जमीन पे रहेगा तो टेरेस्ट्रियल एल्गी, पानी में रहेगा तो एक्वेटिक एल्गी, उसके अंदर भी ज्यादा सॉल्टी कॉन्सेंट्रेशन में है तो मराइन वाटर में है, और अगर कम सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में है तो फ्रेश वाटर में है। ठीक है, तो हैबिटेट में जैसे ये आप साइज एंड शेप कंसीडर कर लो। ठीक है, साइज एंड शेप में क्या क्या आएगा हैबिटेट में, ये जो आपने लिख लिया, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल एल्गी, टेरेस्ट्रियल एल्गी। ठीक है,
एक्वेटिक, उसके अंदर मरीन या फिर फ्रेश वाटर, मरीन या फिर फ्रेश वाटर, मरीन या फिर फ्रेश वाटर। ठीक है, शुड आई रब दिस स्टूडेंट्स? ठीक है, अब देखो, ये तो हैबिटेट की बात थी, ये तो क्या थी आपकी हैबिटेट की बात थी। हैबिटेट के बाद सबसे पहले काम करते हैं अपन, जो एग्जाम्पल ले रहे हैं ना नॉस्टॉक, उसका साथ साथ में डायग्राम भी बनाते चलते हैं। फिलामेंटस एल्गी, ठीक है, फिलामेंटस एल्गी नॉस्टॉक, जो कि एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी, फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसका डायग्राम बना लेते हैं। दिखा आपको? इसके आसपास एक कवरिंग भी है। ठीक है, मैं लेबलिंग कर देती हूँ, 5 मिनट रुकिए स्टूडेंट्स, आप लोग भी बनाते जाइए। जो पॉइंट में समझाने वाली हूं ना, उसका रिलेशन डायग्राम से इससे पहले ही बना रही हूं। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई? मैंने क्या लिखा है, मैंने एक फिलामेंटस एल्गी बनाया है नॉस्टॉक। ठीक है, उसमें देखना ये एक फिलामेंट की फॉर्म में, लंबे धागे की फॉर्म में, मतलब जो सेल्स का क्लस्टर्स है, सेल का अरेंजमेंट है, वो लंबा इलोंगेटेड है। क्या है? इलोंगेटेड, इलोंगेटेड अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। अब मैंने सेल को 2 तरीके से दर्शाया है, देखना। जो ऐसे नॉर्मल सेल्स आपको दिखेंगे, जो बहुत ही छोटे छोटे सेल्स आपको दिखेंगे, जैसे ये सेल के अंदर उसका कंटेंट भी होगा। ठीक है, तो ये जो सेल्स हैं जो छोटे दिख रहे हैं, वो सेल्स क्या कहलाते हैं? नॉर्मल सेल या वेजिटेटिव सेल। इनके जो क्लस्टर्स ऑफ सेल हैं, इसमें भी आपको कैटेगरी और वैरायटी दिखेगी। जो बिल्कुल नॉर्मल सेल दिखाई दे रहे हैं, उन्हें वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। और देखना, कुछ बीचों बीच में थोड़े ऐसे फूले हुए स्वालन सैक लाइक बड़े से सेल्स नजर आ रहे हैं, उन्हें आप क्या बोलोगे? हेटेरोसिस्ट। उन्हें क्या बोलोगे? हेटेरोसिस्ट। ठीक है, तो नॉस्टॉक में वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, नॉर्मल सेल और जो दूसरा वाला बीचों बीच कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पेशलाइज सेल आएगा, उसे आप बोलोगे हेटेरोसिस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बोलोगे? हेटेरोसिस्ट। सिस्ट मतलब, सिस्ट क्या होता है? जैसे गोड़ी टाइप स्वालिन, कुछ सैक लाइक ऐसे फूली हुई सेल, उसको क्या बोलेंगे? हेटेरोसिस्ट। अब मुझे एक बात बताओ, इस डायग्राम को पढ़ने का मतलब क्या है? इसमें सेल्स का पढ़ने का मतलब क्या है? अगर सेल्स इस तरीके से वैरायटी में अवेलेबल हैं, तो कहीं ना कहीं ब्लू ग्रीन एल्गी में इन सेल्स का सिग्निफिकेंस होगा, कोई काम होगा, फालतू थोड़ी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले एक देखना, इस फिलामेंटस एल्गी के आसपास एक लुब्रिकेटिंग जिलेटिन शीट होगी। एक ऐसी म्यूसिलेजिनस शीट है। म्यूसिलेजिनस शीट मतलब एक ऐसा कवच, एक ऐसा कवरिंग जो कि म्यूसिन, गीले पदार्थ से बना हुआ है, लुब्रिकेटिंग के लिए बना हुआ है। ठीक है, ये क्या करता है? इसको प्रोटेक्शन भी देता है और एल्गी को ड्राई होने से भी बचाता है, फ्रिक्शन से भी बचाता है। ठीक है, तो अब इनका सिग्निफिकेंस क्या है ये देख लेते हैं। इसे हटा दूं स्टूडेंट्स? ठीक है, अब देखो, इसका रिलेशन आपके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ है। किस तरीके से है? देखो,
मोड ऑफ न्यूट्रिशन को मैं इसकी तरह चला रही हूं। देखो ऐसे जो आपका ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो क्या है आपका ऑटोट्रोफिक। वो क्या है ऑटोट्रोफिक। क्या है आपका ऑटोट्रोफिक। क्या है ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक मतलब यूटिलाइजिंग इनऑर्गेनिक कार्बन। यूटिलाइजिंग इनऑर्गेनिक कार्बन। यूटिलाइजिंग इनऑर्गेनिक कार्बन। दूसरा ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ये मतलब है खुद खाना बनाना। क्या बनाना। खुद खाना बनाना। खुद खाना बनाना मतलब चलो इनऑर्गेनिक कार्बन का यूटिलाइज कर लिया, H2O ले लिया, कुछ कुछ H2S भी ले लेंगे। किसकी प्रेजेंस में। या तो सनलाइट की प्रेजेंस में होगा तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा, और अगर कोई केमिकल एनर्जी की प्रेजेंस में होगा तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा। ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम फोटोसिंथेसिस में तो क्लोरोफिल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, आपने क्लोरोफिल का तो आज तक नाम ही नहीं बताया। यस स्टूडेंट्स, अगर आपके साइनोबैक्टीरिया को खुद खाना बनाना है फोटोसिंथेसिस से तो ओके CO2 इज अवेलेबल, H2O इज अवेलेबल, या वेदर H2S इज अवेलेबल, सनलाइट इज अवेलेबल। सनलाइट इज अवेलेबल। एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बता देती हूं, जो नैनोमीटर होता है, जनरली जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं वो आपकी सनलाइट का जो विजिबल वाला पोर्शन होता है ना, विजिबल स्पेक्ट्रम, समवॉट आप कह लीजिए 290 नैनोमीटर तक की रेंज तक सनलाइट को यूज करता है। एक जस्ट इंफॉर्मेटरी है, जी का क्वेश्चन है, एम्स में पूछा जा सकता है इसलिए बता रही हूं। ठीक है। अब इसको फोटोसिंथेसिस करना है, इसको सनलाइट की जरूरत है, इसको क्या है सनलाइट, सब मिल गया। अब बचा क्लोरोफिल। नॉस्टॉक के अंदर ब्लू ग्रीन का मतलब ही ये है, ब्लू ग्रीन का मतलब ही ये है कि ग्रीन कलर अगर नॉस्टॉक का है तो ग्रीन कलर अगर नॉस्टॉक का है तो कहीं ना कहीं उसमें ग्रीन कलर्ड पिगमेंट क्लोरोफिल होगा, है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए आपके साइनोबैक्टीरिया वो भी पर्टिकुलर नॉस्टॉक में पाया जाता है। ठीक है। अब ये जो ब्लू ग्रीन कलर होता है, देखो ग्रीन कलर तो क्लोरोफिल की वजह से है, ब्लू कलर क्यों है। ब्लू कलर एक आपका पिगमेंट होता है फाइकोसाइनिन, पिगमेंट होता है फाइकोसाइनिन, उनकी वजह से होता है। और ये दोनों, ये ब्लू और ग्रीन जो एक होता है ना साइमल्टेनियसली कलर है कि ब्लू कलर ड्यू टू फाइकोसाइनिन और ग्रीन कलर ड्यू टू क्लोरोफिल है, ये दोनों कौन अपने अंदर रखता है, ये नॉर्मल सेल। इन नॉर्मल सेल के अंदर क्या है आपके पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं। ग्रीन के लिए क्लोरोफिल ए है, ब्लू के लिए फाइकोसाइनिन है। क्या है फाइकोसाइनिन, मतलब कहीं ना कहीं नॉस्टॉक के जो नॉर्मल और वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव मतलब कुछ पैदा करना, वेजिटेशन करना, इन सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर परफॉर्म होगा, क्योंकि क्लोरोफिल इन्हीं के पास है ना, और जो अदर जो ब्लू कलर नॉस्टॉक का है वो फाइकोसाइनिन की वजह से है। ठीक है। फोटोसिंथेटिक, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए। ठीक है। अब ब्लू कलर क्यों होता है, ब्लू कलर ड्यू टू फाइकोसाइनिन पिगमेंट, ब्लू कलर ड्यू टू फाइकोसाइनिन पिगमेंट। और ये दोनों किसके अंदर है, नॉस्टॉक की जो नॉर्मल वेजिटेटिव सेल है वो अपने अंदर क्लोरोफिल ए भी रखते हैं जिसके कारण ग्रीन कलर आ जाता है, और फाइकोसाइनिन भी रखते हैं जिसकी वजह से ब्लू कलर भी आ जाता है। और ये जो ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल है ये इन फ्यूचर किसमें मदद करता है, फोटोसिंथेसिस करवाने में। आप बोलोगे मैम ये तो बता दिया, हेटेरोसिस्ट का रोल वो अब बताती हूं। ठीक है। तो मैं क्या कह सकती हूं, यहां पर लिख सकती हूं मैं कि क्लोरोफिल ए एंड फाइकोसाइनिन रिटेन्ड बाय, मतलब रिटेन्ड बाय मतलब जो लोग रखते हैं, रिटेन्ड बाय नॉर्मल सेल ऑफ बीजीए,
मतलब ये आपका ब्लू ग्रीन एल्गी ही है, ये आपका ब्लू ग्रीन एल्गी ही है, लेकिन इसमें क्या है, वेराइटीज है भाई। ब्लू ग्रीन एल्गी सर्कुलर फॉर्म में तो फलाना फलाना नाम है, फिलामेंटस फॉर्म है तो नॉस्टॉक का नाम है। तो नॉस्टॉक इज अ फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया या फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, बात समझ में आई? शुड आई रब दिस पोर्शन? रब कर दूं स्टूडेंट्स? अब देखो, ये जो हिटेरोसिस्ट है, ये जो हिटेरोसिस्ट है, ये जो स्वालन सेल्स हैं, इनको लिख लेते हैं अपन। अदर सेल्स स्वालन, जो कि क्या है, हिटेरोसिस्ट। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि ये दो तरीके से ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेंगे, एक प्रॉपरली फोटोसिंथेटिक, एक करेंगे कीमोसिंथेटिक। प्रोडक्ट्स तो वही CO2 H2 H2O यूज होता है, लेकिन यहां पर तो सनलाइट थी, क्लोरोफिल ए था। हिटेरोसिस्ट जो स्पेशल सेल्स होते हैं नॉस्टॉक के, हिटेरोसिस्ट जो बीचों बीच स्वालन आते हैं, वो एक काम और करते हैं। दे शो ऑटोट्रॉफिक सॉरी mode of nutrition, they show autotrophic mode of nutrition, but they perform या they produce food by using some another kind of chemical energy instead of sunlight. Complicated, नहीं समझ में आया? शायद मैं समझा भी नहीं पाई हूं, अब समझा पाऊंगी। जो अदर सेल्स है स्वालन हिटेरोसिस्ट, they don't have any kind of pigment, तो फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर पा रहे। तो अब ऐसा क्या कर रहे हैं, जो मैं बार बार बोल रही हूं कि जो नॉर्मल सेल्स हैं वो तो फोटोसिंथेटिक हैं, क्योंकि उनमें फलाना 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 चीजें हैं, लेकिन ये क्या है, कीमोसिंथेटिक। ये कीमोसिंथेटिक है, तो ये क्या करते हैं, कीमोसिंथेसिस। जैसे यहां पर अगर ये फोटोसिंथेटिक है और ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर ये कीमोसिंथेटिक हैं क्योंकि ये कीमोसिंथेसिस कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा आप लोग देख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग पर्टिकुलरली ऐसा कोई भी कीमोसिंथेटिक टाइप का रिएक्शन नहीं करते हैं, कोई भी कीमोसिंथेटिक टाइप का रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसा ये ओल्ड थ्योरी में माना गया था। ये क्या था, ओल्ड थ्योरी में माना गया था, लेकिन बाद में जब रिसर्च हुई तो ये चीजें हट गई। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इन लोगों ने नहीं देखा। देखो, बात अगर वापस से इस पे आके करें तो मैंने क्या बोला कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में यू कैन परफॉर्म या यू कैन मैन्युफैक्चर ओन फूड बाय गेटिंग सनलाइट। ओके फाइन, you can perform autotrophic mode of nutrition and prepare their own food by getting some another kind of chemical energy, chemosynthesis. Okay, तो यहीं पर ही हमारा क्या आ जाएगा, कीमोसिंथेसिस भी। ठीक है, फर्क क्या है, फोटोसिंथेसिस में CO2 है, H2O है, क्लोरोफिल है, कोई दूसरा पिगमेंट है तो है सनलाइट, तभी फोटो बोला है। कीमोसिंथेसिस में भी सेम ये चीजें चलेंगी, सेम, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सनलाइट को बदल के आप केमिकल एनर्जी ले लोगे। अब क्या हुआ, रिसर्च हुई, इन्होंने बोला नहीं, ऐसी कोई चीज हिटेरोसिस्ट परफॉर्म नहीं करवा रहा। हिटेरोसिस्ट करवा रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन। हिटेरोसिस्ट का काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन। बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल केमिकल रिएक्शन है। नाइट्रोजन साइकिल देखी थी अपन ने 9th क्लास में, देखी थी ना? ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप बोलोगे मैम याद आ गया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया काम आ रहा था, बैक्टीरिया काम आ रहा था, बैक्टीरिया बैक्टीरिया, याद सोचो, बैक्टीरिया 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 बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास, याद आया? घंटी जली दिमाग की, बत्ती जली? नहीं जली, नहीं जली, चलो वापस जलाते हैं।
अपन ने 9th-10th में नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा था। आपने बोला था कभी भी कोई साइकिल चलेगी तो देयर इज अ इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज इन नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो कोई भी आ सकता है ना, बैक्टीरिया भी तो आ सकता है ना। तो ये जो बैक्टीरिया है ये अपने अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन की पावर रखते हैं हेटेरोसिस्ट की वजह से। किसकी वजह से? हेटेरोसिस्ट की वजह से। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? देखो, एटमॉस्फेयर में यू हैव नाइट्रोजन गैस, तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें खुद को भी अपनी बॉडी में नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। मेनली प्लांट्स आएंगे, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, ठीक है, ये लोग भी इंक्लूडेड है क्योंकि बैक्टीरिया आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर बैक्टीरिया को एक सिंप्लीफाई तरीके से नाम दूं तो बैक्टीरिया आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इतने छोटे होते हैं कि आपको नजर आएंगे ही नहीं। जो आपकी आई की रिजॉल्विंग पावर होती है 100 माइक्रोमीटर, अगर कोई ऑर्गेनिज्म उससे छोटा है तो वो आपको अपनी खुली बंद आंखों से तो वैसे नजर नहीं आएगा, आपको अपनी खुली आंखों से नहीं नजर आएगा, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो जो साइंटिस्ट था ना सिडिलॉट, जिसने बैक्टीरिया नाम दिया, उसने देखा था माइक्रोस्कोप में कि अच्छा रॉड की तरह दिख रहे हैं बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया किसी ग्रीक या फिर लेटिन टर्म से लिया गया है जिसका मतलब क्या होता है? लिटिल रॉड या लिटिल स्टिक, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम क्या होगा? हेटेरोसिस्ट क्या कराएंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कराएंगे। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेंगे, उन्हें नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे, देन नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेंगे और नाइट्रेट एक एब्जॉर्बेबल फॉर्म बन जाएगा, एब्जॉर्बेबल फॉर्म बन जाएगा जिन्हें एक्चुअल ऑर्गेनिजम्स यूज करके, कोई भाई बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस है जिसमें नाइट्रोजन यूटिलाइज होगा। तो यूटिलाइजेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। तो एक तरीके से आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहीं ना कहीं खुद से खाना बनाना है। भाई अगर आप बाहर का नाइट्रोजन ले रहे हो तो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन तो चलाओगे ना, मतलब कोई ना कोई चीज आपकी बॉडी खुद से कर रही है, तो ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। तो नाइट्रोजन नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होता है और ये नाइट्राइट्स, ठीक है, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होता है और नाइट्रेट्स। मतलब आपके बैक्टीरिया में दो चीजें करने की पावर है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? नॉर्मल वेजिटेटिव सेल। और नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करेगा? हेटेरोसिस्ट, ठीक है। कौन से सेल परफॉर्म करेंगे फोटोसिंथेसिस? नॉर्मल वेजिटेटिव सेल और नाइट्रोजन फिक्सेशन ये। अगर अपन एग्जाम्पल के बारे में बात करें, तो शुड आई रब दिस पोर्शन स्टूडेंट्स? शुड आई रब इट? ठीक है। अगर आप ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हो, ठीक है, तो वो कौन परफॉर्म करवा रहा है? जनरली नॉस्टॉक और एनाबिना। नॉस्टॉक और एनाबिना नाम के ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व रहते हैं इसमें। और अगर आप नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बात करोगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बात करोगे तो नाइट्रोसोमोनास, अदर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, कहने का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन ये वाले कर रहे हैं तो हेटेरोसिस इसमें क्यों डाला। जनरल बॉडी स्ट्रक्चर होता है साइनोबैक्टीरिया का ये सब, लेकिन पर्टिकुलरली ये ज्यादातर फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व रहते हैं और ये ज्यादातर नाइट्रोजन फिक्सेशन में। बॉडी स्ट्रक्चर एक होगा, वेजिटेटिव नॉर्मल सेल इनके पास भी होंगे, हेटेरोसिस्ट इनके पास भी होंगे और सिमिलरली वो चीज इनके पास भी होगी। जैसे राइजोबियम, जो आपके लेग्यूम प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में गांठें होती हैं, रूट नोड्यूल्स, उसके अंदर क्या होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। वो नाइट्रोजन को लेके नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करवा देता है, क्योंकि उस बैक्टीरिया के अंदर क्या है? उस बैक्टीरिया के अंदर हेटेरोसिस्ट है। उस बैक्टीरिया के अंदर क्या है? हेटेरोसिस्ट है। वो उस हेटेरोसिस्ट के अंदर लेगा नाइट्रोजन को, फिक्स करेगा, नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा, नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा और फिर बाकी प्लांट्स को
दे देगा। तो कहीं ना कहीं राइजोबियम आपके जो रूट नोड्यूल्स होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के, उनके साथ कैसे तरीके से रहता है। प्लांट क्या है, होस्ट, बैक्टीरिया क्या है, पैरासाइट ना भाई। अगर आप देखो, आप क्या है मोनेरा किंगडम पढ़ रहे हो, आपने ये भी देखा कि ऑटोट्रॉफिक के साथ हिट्रोट्रॉफिक भी है। तो हिट्रोट्रॉफिक में क्या है, पैरासाइटिक ना, पर ये पैरासाइट नहीं है, ये हार्म नहीं पहुंचा रहा है, ये तो यूजफुलनेस प्लांट को दे रहा है, क्योंकि राइजोबियम की वजह से ही तो आप नाइट्रोजन ले पा रहे हो। अगर आप प्लांट को नाइट्रोजन नहीं दे पाओगे तो प्लांट तो मर जाएगा। ठीक है, तो राइजोबियम क्या है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ रहता है लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स पे और उनको हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से परफॉर्म करवाता है। ठीक है, बात क्लियर हुई, बात समझ में आई। इसमें मैं लिख देती हूं, symbiosis with root nodules of legume plant। ऐसे होगा ना, लेग्यूम का प्लांट, ये रूट नोड्यूल्स होते हैं, इनके अंदर क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, बात समझ में आई। चलो, शुड आई रब दिस। तो एक तरीके से यहां पर आपका हिट्रोट्रॉफिक भी हो गया। बात समझ में आई, बात आप लोगों को क्लियर हो गई। अब क्या है स्टूडेंट्स, आपके जो बैक्टीरिया है, ये यू बैक्टीरिया क्या है, डे टू डे बैक्टीरिया है। डे टू डे बैक्टीरिया, डे टू डे बैक्टीरिया में ये बैक्टीरिया आपको हार्म भी पहुंचाएंगे। ठीक है, पैरासाइटिक पैथोजेनिक भी हो जाएंगे, आपके यूज में भी आएंगे और बहुत अदर तरीके की चीजें करते हैं। देखो, कहीं ना कहीं इन बैक्टीरिया का यूज क्या है, यूजेस क्या है, कर्ड फ्रॉम मिल्क बनाना। एक बैक्टीरिया होता है LBA, ठीक है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस कैसा बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस, LBA बैक्टीरिया कैसा बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कौन सा बैक्टीरिया देख रहे थे हम लोग, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ये बैक्टीरिया आपके यू बैक्टीरिया कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, मैंने कहा ना कि हम लोग यू बैक्टीरिया में बहुत तरीके के बैक्टीरिया देखेंगे, लेकिन रेफरेंस के एग्जांपल में हमने साइनोबैक्टीरिया पढ़ा। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये मिल्क में से कर्ड बनाने में यूज होता है। जैसे अभी आप आगे पढ़ोगे, मतलब 12th में एक टॉपिक आएगा, उसमें पढ़ोगे कि दूध से दही आप कैसे जमाते हो इस बैक्टीरिया के इन्वॉल्वमेंट से। ठीक है, उसके बाद एंटीबायोटिक, अभी तो पढ़ा कि मोनेरा में जो मैक्सिमम बैक्टीरियाज हैं वो सॉइल में पाए जाते हैं एंड दे आर एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। वन ऑफ द एग्जांपल इज एक्टिनोमाइसिटीज रे फंजाई, जो कि होता बैक्टीरिया है पर दिखता फंजाई की तरह। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि हमने देख लिया है। अब क्या है, ये तो यूजेस हो गए, ये तो क्या है, यूजेस हो गए। यूजेस के साथ साथ ये आपको हार्म भी पहुंचाएंगे बिकॉज दे आर पैरासाइट। हार्म कैसे पहुंचा रहे हैं, दे आर पैथोजेंस, दे आर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस। तो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया आपके यूजफुल हैं तो आपके लिए हानिकारक भी हैं। कौन सी बीमारियां कर सकते हैं, टाइफॉइड, ठीक है, कॉलेरा, टिटनस, अभी इतना बहुत है, जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स इसमें देख लेते हैं। देखो ऐसे तो क्या है, आपके एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं दिया हुआ है,
लेकिन बिल्कुल इतना कम भी नहीं पढ़ना है। अभी मैं एनसीईआरटी का थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रही हूँ, लेकिन जब हम लोग नीट का पढ़ेंगे, ये एनसीईआरटी का पूरा चल रहा है कोर्स, जब हम नीट पे जाएंगे तो हम यही कुछ चीज़ें बहुत ब्रॉडर टर्म्स में पढ़ेंगे, क्योंकि उनमें से क्वेश्चंस आता है। अगर आप अपनी नीट में 75% क्वेश्चन एनसीईआरटी में से मानते हो तो 35 की तैयारी आपको अदर देन करनी पड़ेगी, ठीक है। बात क्लियर हुई? बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो अदर देन चीजें कैसे यूज कर सकते हैं कि आपकी जो बैक्टीरियाज होते हैं, यू बैक्टीरियाज होते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है, वहां पर मैंने आपको नहीं बताया था क्योंकि एक्चुअली आपके एनसीईआरटी में दिया ही नहीं हुआ है। सेल वॉल कैसी होती है? सेल वॉल आपकी देखा जाए तो पॉलीसेक्राइड्स की बनी हुई रहती है। सेल वॉल कैसी है? नॉन सेलुलोसिक। सेल वॉल कैसी है? नॉन सेलुलोसिक। सेल वॉल कैसी है? नॉन सेलुलोसिक। नॉस्टॉक में तो क्या था कि आपकी जो पूरा एक बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप उसे सेल वॉल मानते हो तो उसके आसपास क्या होती है? म्यूसिलेजिनस शीट। अगर मैंने वहां पर नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिए कि नॉस्टॉक के आसपास क्या होता है? म्यूसिलेजिनस शीट होती है, शीट विच इज एक्चुअली सिक्रेटिंग म्यूसिन। ऐसे गीला पदार्थ लेके रहती है जो नॉस्टॉक का क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है, उसको सूखने से, ड्राइंग अप होने से बचाती है, उसे मॉइस्चर देती है, फ्रिक्शनलेस इन्वायरमेंट देती है, ठीक है। ये वाली बातें ये आप लोग एक कोने में नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कभी कभार क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है। नॉन सेलुलोसिक होती है, ये क्या किसकी बनी हुई रहती है? ये पेप्टिडोग्लाइकेन्स की, which are polymers of नाम एंड नाक। थोड़ा एक्स्ट्रा बता रही हूं, आगे चल के पता चलेगा। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है, और एन एसिटाइल ग्लूकासामीन। मतलब आपकी जो ये सेल वॉल है, ठीक है, आपकी जो ये अपन कह सकते हैं कि साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है? पेप्टिडोग्लाइकेन्स की। और ये पेप्टिडोग्लाइकेन्स किसके कंपोज्ड होते हैं? इन दोनों केमिकल मटेरियल्स के, इन दोनों केमिकल मटेरियल्स के। नाम होगा, नाग होगा, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल, सॉरी ये मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है इसकी, ठीक है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकासामीन। नाम नाम नाम, नाग नाग नाग, ठीक है, ऐसे ये शॉर्ट फॉर्म है, नाम नाग। तो पॉलीमर मतलब एक से ज्यादा, तो इनका क्या है? इन दोनों का क्लस्टर का एसोसिएशन, इन दोनों की ग्रुपिंग से पेप्टिडोग्लाइकेन्स बनते हैं। और पेप्टिडोग्लाइकेन्स किसको बनाते हैं? सेल वॉल को, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो रिप्रोडक्शन की बात आती है। किसकी बात आती है? रिप्रोडक्शन की बात आती है। तो रिप्रोडक्शन में ये एसेक्सुअल मोड से करते हैं और कभी कभार सेक्सुअल, ठीक है। एसेक्सुअल में जनरली क्या होते हैं भाई? ऐसा देखा जाए तो एक सेल ही है, क्लस्टर्स ऑफ सेल। तो किससे कर सकते हैं? बाइनरी फिजन से कर सकते हैं। मोस्टली किससे करेंगे? बाइनरी फिजन से कर सकते हैं, ठीक है, बाइनरी फिजन से ही करते हैं। कभी कभार जैसे इनको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती हैं, ठीक है, तो ये अपने आप को बाइनरी फिजन से ना करके स्पोर्स से करते हैं। जैसे अपने अंदर छोटे छोटे दाने बना लेंगे और आसपास कवरिंग रहेगी, उसके आसपास सिस्ट की कवरिंग जो जनरली आपने देखी होगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने 9th-10th में पढ़ा था। तो जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ये सिस्ट की वॉल को तोड़कर स्पोर्स को रिलीज कर देंगी और हर एक स्पोर से एक कोई नया यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया बन जाएगा। तो जनरली किससे होगा? बाइनरी फिजन या फिर स्पोर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब कभी कभार क्या होता है, देखो मैंने आपको क्या बोला कि दे आर ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हिट्रोट्रॉफिक। ऑटो मतलब स्टेशनरी प्लांट की तरह बिहेव कर रहे हैं, हिट्रोट्रॉफिक मतलब एनिमल, एनिमल की तरह बिहेव कर रहे हैं। कभी कभार इनमें मोटिलिटी होती है क्योंकि इनकी सेल वॉल हैज फ्लैजिला।
फ्लैजिला आ जाता है, ऐसे हेयर लाइक अपेंडेजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, मोटाइल। क्या हो जाते हैं ये, मोटाइल। क्या हो जाते हैं, मोटाइल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ आपका मोनेरा, मोनेरा किंगडम आपका खत्म होता है। मोनेरा किंगडम में वी हैव डिस्कस्ड आर्की बैक्टीरिया, वी हैव डिस्कस्ड यू बैक्टीरिया, और उस यू बैक्टीरिया के अंदर वी हैव डिस्कस्ड साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो मोनेरा किंगडम आपका खत्म हुआ। अब नेक्स्ट किंगडम पे देखते हैं, ज्यादा नहीं देख पाएंगे, थोड़ा बहुत ही देखेंगे, थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं। कौन सा दूसरा किंगडम स्टार्ट करेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा। कौन सा करेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा। कौन सा किंगडम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, किंगडम प्रोटिस्टा। मोनेरा के बाद कौन सा किंगडम आया, किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा टर्म किसने दिया था, या प्रोटिस्टा के किंगडम की खोज किसने की थी, हैकल। किसने की थी, हैकल। द टर्म प्रोटिस्टा कॉइन्ड बाय हैकल इन द ईयर 1866। टर्म कॉइन्ड बाय हैकल in 1866। अब जो प्रोटिस्टा किंगडम है, देखा जाए तो किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा को किंगडम ऑफ प्रिमिटिव फॉर्म्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किंगडम ऑफ प्रिमिटिव फॉर्म्स। किंगडम ऑफ प्रिमिटिव फॉर्म्स क्या कहा जाता है, किंगडम ऑफ प्रिमिटिव फॉर्म्स। क्यों कहा जाता है इसको किंगडम ऑफ प्रिमिटिव फॉर्म्स, क्योंकि प्रोटिस्टा के अंदर आपके पास दुनिया जहान के ऑर्गेनिजम्स हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म ना प्लांटे में फिट हुआ, ना ही एनिमेलिया में फिट हुआ, उसको आपने किस में फिट कर दिया, प्रोटिस्टा में। किस में फिट कर दिया, प्रोटिस्टा में। मतलब प्रोटिस्टा एक तरीके से डस्टबिन टाइप का किंगडम है। समझ नहीं आया, फेंक दो। वो तो ना अपने बहुत सारे कपड़े ले आए, इस ओकेजन पे तो ये पहनूंगी, इस ओकेजन पे ये पहनूंगी, घर में ये पहनूंगी, ऑफिस में पहनूंगी, अरे बाकी कपड़े डाल डस्टबिन में, देखेंगे बाद में, फिल्टर कर लेंगे, काम आया तो यूज कर लेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक तरीके का लाइक अ डस्टबिन है, लाइक अ डस्टबिन। प्रोटिस्टा किसकी तरह है, लाइक अ डस्टबिन। अब देखो प्रोटिस्टा में क्या है, प्रोटिस्टा में आपके पास बहुत ही डाइवर्सिफाइड फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। चाहे आप उनकी डाइवर्सिटी सेल वॉल से कंपैरिजन कर लो, आप उनकी डाइवर्सिटी उनके सेल टाइप पे कंपैरिजन कर लो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे कर लो। ठीक है, और आप ये भी देखना कि अगर प्रोटिस्टा बीच में आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इट मार्क्स द ट्रांजिशन, इट एक्ट एज अ जंक्शन बिटवीन मोनेरा एंड अदर किंगडम्स। क्योंकि आप प्रोटिस्टा को फिल्टर करोगे तो फंजाई बनेगा, और फिल्टर करोगे तो प्लांटे बनेगा, और फिल्टर करोगे तो एनिमेलिया बनेगा। ठीक है, तो प्रोटिस्टा क्या है, एक ट्रांजिशन है, एक ट्रांजिशन है जो मोनेरास को भी लेके आ रहा है और आगे भी चीजों को डेवलप्ड कर रहा है। तो लाइक अ ट्रांजिशन किंगडम। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। ठीक है, ये क्या है आपका लाइक अ ट्रांजिशन किंगडम। इसके अंदर यू हैव डाइवर्सिफाइड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, डाइवर्सिफाइड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स। चूंकि इस किंगडम में डाइवर्सिफाइड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो ऐसे किंगडम को एम्बीरेगनल किंगडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्बीरेगनल। मतलब दुनिया जहान के कैरेक्टर्स को फॉलो करके दुनिया जहान के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। क्या है, एम्बीरेगनल किंगडम। कैसा किंगडम है, एम्बीरेगनल किंगडम। अब देखो इस अगर पॉइंट को मैं क्लियर करूं, ट्रांजिशन वाले किंगडम को मैं क्लियर करूं, तो जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स आते हैं ईस्ट, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं ईस्ट। कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम ईस्ट फंजाई की कैटेगरी में आता है।
ऐसा देखा गया है कि भाई इनिशियल पे जब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि प्लांट है एनिमल है, तो किस में डाल दिया? प्रोटिस्टा में डाल दिया। अब प्रोटिस्टा में जब उन्होंने ये देखा कि यार ईस्ट के तो बहुत सारे कैरेक्टर्स फंजाई से मिल रहे हैं, तो क्या कर दिया? धक्का मार दिया कि तुम फंजाई में चले जाओ। तो अभी भी ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स है, ऐसे कुछ फंजाई प्लांट एनिमल्स हैं जो स्टिल प्रोटिस्टा में है। उनसे अगर कुछ कैरेक्टर्स डिफरेंट शो हुए तो वो किस में डाल दिए? फंजाई में। जैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कंपेयर किया तो फंजाई की तरफ ज्यादा झुकाव आया। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को देखा तो फंजाई की तरफ ज्यादा झुकाव आया, तो क्या कर दिया? उसमें भेज दिया। अब अगर ओवरऑल प्रोटिस्टा की बात करूं तो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, ठीक है। और कहीं ना कहीं अब देखो प्रोटिस्टा में आपके पास दुनिया जहान के ऑर्गेनिजम्स हैं, तो कोई एलियंस तो होंगे नहीं, वो भी कुछ बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं। वैसे बैक्टीरियाज तो मोनेराज में ही आएंगे, कुछ यूनिसेलुलर फंगाई भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ प्लांट्स भी हो सकते हैं, कुछ एनिमल्स भी हो सकते हैं। तो फिल्टर करने के लिए क्या किया कि भाई यूनिसेलुलर को तो रख दो इसमें, और जो एडवांस्ड है मल्टीसेलुलर उनको धक्का मार दो फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया में। उसकी वजह से प्रोटिस्टा ने 3 और किंगडम्स को इवॉल्व किया। प्रोटिस्टा इवॉल्व, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। आज के लिए यहीं तक लेक्चर बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे, बच्चों आप घर पे जाके पढ़ोगे और एमसीक्यूज अभी से ही सॉल्व करोगे। आपको नहीं समझ में आ रहा आप मुझसे पूछ लो, ठीक है। इसके बाद अपन लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोटिस्टा के बारे में आगे पढ़ेंगे। इनके जो ग्रुप्स आएंगे, जैसे क्रायोफाइट्स हो गए, ठीक है, क्राइजोफाइट्स हो गए, आपके स्लाइम मोल्ड्स हो गए, यूग्लिनॉइड्स हो गए, डाइनोफ्लैजिलेट्स हो गए, प्रोटोजोन, और फाइनली फंगाई। ठीक है, प्लांटे और एनिमेलिया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इनको पढ़ने के लिए हमारे पास सेपरेट चैप्टर है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। घर जाके पढ़िएगा और मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगी, ठीक है।